योद्धाओं, कल एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा कि उसने कहीं पढ़ा था कि भारत ऑयल एक्सपोर्ट करके बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया है। तो भारत तो बहुत ऑयल इंपोर्ट करता है, तो अब एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना कि भारत कच्चा तेल खरीदता है जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। कच्चा तेल को हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसको पेट्रोल डीजल नहीं बना देते। जब उसको रिफाइन करते हैं तब पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, गैसोलीन बनता है, नेचुरल गैस बनता है और केरोसिन बनता है, मिट्टी मिट्टी तेल बनता है। तो ये सारे तेल जो हैं वो रिफाइन करने के बाद बनते हैं। ये कच्चे तेल के बाद के प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। तो इन सब को रिफाइन करने के प्रोसेस को और उसके टेक्नोलॉजी में हमारा इंडिया बहुत आगे है। तो भारत कच्चा तेल खरीदता है सऊदी अरब से। अभी जैसे हम लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में रसिया से सस्ता तेल मिलता है, तो हम लोगों ने रसिया से क्रूड ऑयल खरीदा, इंडिया में रिफाइन किया और इंडिया से रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज़ को बेच दिया। तो यूरोपियन कंट्रीज़ क्या करते हैं, उनके पास उतनी रिफाइनिंग की कैपेसिटी है नहीं, तो वो क्या करते हैं, भारत से रिफाइन करके ऑयल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो भारत इस साल, क्योंकि हम लोग रसिया से 30% डिस्काउंट में, जैसे सपोज 70 रुपये इंटरनेशनल मार्केट में, $70 एक बैरल का क्रूड ऑयल का दाम है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन रसिया हमको क्या करेगा, 30% डिस्काउंट में दे देगा और वो बोलेगा आप $50 पर बैरल के हिसाब से ले जाओ और इसको रिफाइन करके बेचो, हमसे बहुत सारा तेल खरीदो। उनके पास तेल की कोई कमी नहीं है। उनको भी पता है 2030 के बाद जो भी हमारे पास तेल वेल है इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली नहीं, क्योंकि 2030 तक मोस्टली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में डोमिनेट करेंगे। तो चूंकि उसके बाद पेट्रोलियम का उतना इंपॉर्टेंस हो नहीं पाएगा, जो भी अभी है उसको बेच बाच के पैसे कमाया जाए। तो उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, तो उससे बहुत कम लोग तेल खरीद रहे हैं। तो इंडिया खरीदता है, इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री है उनका, और उनको रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री को बेचता है, तो उससे हम लोग बहुत सारे पैसे अर्न कर रहे हैं। तो ये आपका डाउट था। एक दूसरा डाउट था कि एक स्टूडेंट दिल्ली एस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं और वो एक और भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये ब्लंडर बिल्कुल भी मत करना और ऐसे थॉट भी मत लाना कि 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और हमारा प्रिपरेशन और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, आपका प्रिपरेशन पूरा गंदा हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपके टेस्ट सीरीज के सवाल नहीं आएंगे, ये आप मान के रखो। एग्जैक्टली कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 टेस्ट सीरीज के सवाल लाते हैं, उनको रट लेते हैं और सोचते जाके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे और मैं उनको बना के आऊँगा। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। टेस्ट सीरीज सिर्फ आपके प्रिपरेशन, आपके मेंटल डायरेक्शन के लिए होता है कि इस वीक आपको ये फाउंडेशन है कि आप ये पढ़ेंगे और उसको इवैल्यूएट करेंगे कि आपने जो पढ़ा था वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि नहीं। अगर आपके एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव तभी होता है जब वो किसी भी कंडीशन, किसी भी वर्स क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रिपेयर होता है, तब वो स्टूडेंट अपने आप को माने कि वो प्रिपेयर है। नहीं तो भी वही घटना चक्र और रेडीमेड क्वेश्चन जो बन रहे हैं वही अगर आपको पूछे जाते हैं और वो बनाते हैं तो आप अपने आप को सेटिस्फाइड मानते हैं। लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न अलग होता है। एग्ज़ाम का मतलब होता है परीक्षा, और परीक्षा का मतलब होता है पर की इच्छा, दूसरे की इच्छा के हिसाब से आपको चलना होता है। यहाँ पे आपकी कोई इच्छा नहीं चलती है। एक टेस्ट सीरीज को एकदम ईमानदारी से फॉलो करिए, उसमें अपने बेस्ट देने का प्रयास करिए और उस टाइम ड्यूरेशन में उसके सब्जेक्ट को कंप्लीट करके एक टेस्ट लगाना है, आपको यही दिमाग में होना चाहिए। और ये प्रयास होना चाहिए कि आपको उस टेस्ट में टॉप करना है। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करना है, आपको प्रीलिम्स टॉप करना है, ये आपकी मानसिकता होनी चाहिए। और आप जो भी है आप टेस्ट सीरीज देंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने फ्लो को दिल्ली एस के टेस्ट सीरीज के पैटर्न के हिसाब से फॉर्मेट किया है। तो हम लोग 11 नवंबर को पहला टेस्ट लिखने जा रहे हैं। तो आज हो गया 8, कल होगा 9 और होगा 10 और 11 को आप टेस्ट देने जाएंगे। तो अभी आपके पास 3 दिन हैं और हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया का और एंशिएंट हिस्ट्री छत्तीसगढ़ का दोनों पढ़ लिया है, और हो सका होगा तो आपने ऑब्जेक्टिव भी लगाया होगा। तो आज आपका पहला दिन है आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। हम लोग ज्योग्राफी अभी तक जितना पढ़े हैं, एक टॉपिक छोड़ के लगभग हम लोगों ने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग लेक्चर आपको जब ज्योग्राफी के टेस्ट होंगे उस समय मैं प्रोवाइड करूंगा।
आपको मैं पूरा ज्योग्राफी के लेक्चर दूंगा, आप उसमें बिल्कुल भी मत सोचना कि नहीं दूंगा। आपको मैं पूरा ज्योग्राफी के लेक्चर दूंगा। आपका जब भी टेस्ट होगा ज्योग्राफी का, उस समय उसको फिट करेंगे, और जो इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा उस समय इकोनॉमिक्स के लेक्चर को फिट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों के लेक्चर मैं आपको दूंगा। और ये वाला ज्योग्राफी को हम लोग कल रोक दिए हैं, आज से ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन मॉडर्न इंडिया हम लोग का भी नहीं हुआ है, तो मॉडर्न इंडिया के कुछ पार्ट जैसे जो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में मराठा, सिख और निज़ाम, ये सारे कुछ कुछ अलग अलग देशी रियासतें डेवलप हुई थी उनके, और यूरोपियन के आगमन से लेके कंपनियों में जो वाइसराय गवर्नर की नियुक्ति की गई थी, इन सब को आपको देखना है अच्छे से। हरिराम पटेल से की बुक में दिया हुआ है, आप उसको हाईलाइट करके रखिए की पॉइंट को, और जब आप रिवीजन करते हैं तो उन की पॉइंट्स को ही आप याद करें कि इसके काल में ये हुआ था, इसके काल में ये हुआ था। पूरा सेंटेंस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उसको करें। और मॉडर्न इंडिया को भी आप दिन में 2 घंटा ही पढ़ेंगे, 2 घंटा ख़त्म, मॉडर्न इंडिया ख़त्म। उसके बाद आपके पास जो समय बचेगा, एंसेंट हिस्ट्री इंडिया का और एंसेंट हिस्ट्री छत्तीसगढ़ का, आप अपने हिसाब से टॉपिक को मैनेज करिए और उसको पढ़िए। और जब मैं बोलता हूँ पढ़िए, इसका मतलब होता है जब तक वो याद नहीं होता है तब तक हम लोग पढ़ते हैं। तो चूँकि आपने पढ़ रखा है, टेस्ट भी लगा, मतलब ऑब्जेक्टिव भी लगाया है, और अभी फिर से उसको पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, तो आप उसको बहुत बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, 20 बार भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला वो पढ़ें और आप बैठे उसको पढ़ने के लिए, और अपने हिसाब से उसके टॉपिक्स को डिवाइड करो 3 दिन के लिए, और 3 दिन में 10 तारीख को आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 11 तारीख को मेरे ख्याल से मिड टाइम पे आपका दोपहर को आपका एग्ज़ाम होगा, तो 11 तारीख के मॉर्निंग को दोनों सिलेबस, दोनों पार्ट इंडिया छत्तीसगढ़ का आप उस दिन रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन 11 तारीख को होगा फिर से एक बार। आपने पहले एक बार पढ़ लिया है, फिर अभी पढ़ेंगे और 11 तारीख को फिर से पढ़ेंगे। तो इस दौरान आपको ये 3 टॉपिक के ऊपर महारत हासिल करना है। आपको अभी सिर्फ एंसेंट हिस्ट्री छत्तीसगढ़ का और इंडिया का ही सोचना है और कुछ भी नहीं सोचना है। और डेली करंट अफेयर तो आप डेली कर ही रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी यूएस इलेक्शन का, आपको एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली छत्तीसगढ़ में प्रिपरेशन करने वाले लोग, हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है। यूएस इलेक्शन हुए 2024 में, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ज्वाइन करेंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जिसको पोटस भी कहा जाता है। वो 4 साल के लिए काम करेंगे। तो 2025 में होगा क्वाड समिट, और वो क्वाड समिट होगा इंडिया में। तो क्वाड समिट अटेंड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आएंगे, और जब वो इंडिया आएंगे तो अपने कार्यकाल के पहले साल में ही इंडिया आएंगे। और जब कोई कार्यकाल 4 साल का है और पहले साल में ही ये तय होकर लिया गया कि अगले 4 साल तक क्या करना है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। कि ये होता कि 2 साल बाद, 3 साल बाद मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप मिलते और तय करते कि हम लोग ये करेंगे, और 1 साल बाद उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता, तो कुछ हो नहीं पाता। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक इंडिया फेवर पॉलिटिशियन है, और वो 2025 में अपने पहले साल के कार्यकाल में इंडिया आएंगे, और मोदी जी और वो साथ में मिलकर बात करेंगे कि अगले 4 साल तक हम लोग ये प्लान करके ये इंडिया और अमेरिका के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और यूएस का हाथ जिस कंट्री के साथ लगा वो देश बहुत अच्छा डेवलप हुआ, तो हम लोग भी बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। और आई होप कि ये जो 2025 की मीट होगी, इसमें डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आएंगे और मोदी जी उनसे बातचीत करेंगे, और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें बात करेंगे, और ट्रंप उनको फुलफिल करने के लिए अगले 4 साल तक उस पर काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, होता है तो सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट। जो अपने देश के हित में काम करते हैं, सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी अगले कुछ डेवलपमेंट में, तो अभी आप यही करेंगे। बाकी फिर कल हम लोग नए टारगेट के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।